हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करेंगे गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। हमने इससे पहले गिब्स मुक्त ऊर्जा देखा है और हेल्महोल्ट्ज मुक्त ऊर्जा देखा है, लेकिन ये क्या है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। तो इसके गिब्स ने अलग से दिया तो गिब्स ऊर्जा कहलाया, हेल्महोल्ट्ज ने अलग से दिया था हेल्महोल्ट्ज कहलाया। गिब्स और हेल्महोल्ट्ज मिलकर जिस पर काम किए, ये दोनों का एक ही जो थ्योरी था उस पर हम लोग बात करेंगे, वो है गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण। क्या था? ये भी दो रूपों में आएगा, एक हेल्महोल्ट्ज के रूप में और एक गिब्स के रूप में। जरा देखिएगा, मैं इसको दो भाग में बांट के करता हूँ ताकि दोनों पैरेलली समझ में आ जाए। ध्यान दें, हम लोगों ने पढ़ा है G = H - T∆S या TS, ठीक है। और इधर पढ़ा है हेल्महोल्ट्ज का मतलब है कि ये इंटरनल एनर्जी U - TS। जब इसमें चेंज लेते हैं तो ΔG = ΔH और -T∆S होता है। यहाँ जब चेंज लेते हैं तो ये ΔU और -T∆S ऐसा होता है, सबको पता है। मैं एक शॉर्टकट में चलूंगा, उससे हमारा काम आसान हो जाएगा। जरा समझिए, इसी का मैं पूरा सॉल्व करके शॉर्टकट में चला रहा हूँ। इसी का ΔG का, अभी इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेता हूँ, इधर भी इक्वेशन नंबर 1 मान लीजिएगा। अलग में चल रहा है। हाँ, क्या करें भाई, इसी को ΔG को मैं ΔG को ΔT के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट प्रेशर पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला देखता हूँ, तो ये एक्चुअल में एंट्रोपी के माइनस साइन के बराबर आता है। कैसे पता चला? मैं शॉर्ट में बता सकता हूँ, आप इसको सॉल्व भी कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि मैं बता रहा हूँ तो भी ऐसे करेंगे। ये ऐसा है, तो होता क्या है, ΔG/ΔT एट कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तो T के अगेंस्ट भी S आता है, और S एरो के उल्टा होता है तो माइनस साइन। ऐसे आप शॉर्ट में चल सकते हो। क्या? ΔG/ΔT एट कांस्टेंट P, तो T के अगेंस्ट चलो, जो नीचे होता है उसके अगेंस्ट चलते हैं, जिसके रेस्पेक्ट में किए उसके अगेंस्ट चलो, तो यहाँ पर उसका रिजल्ट होता है। तो रिजल्ट कैसे है? एरो के उल्टा दिशा में, इसलिए -S। एकदम शॉर्ट है। और मैथमेटिक्स वाले क्या है, इस पहले वाले जो प्रॉपर्टी में बताया था उसको यूज करके आप कांस्टेंट मान के एक को हटा दो, दूसरे को सॉल्व कर लो, यही आता है। तो इसके रिस्पेक्ट में अगर देखो, अब क्या होगा, मैं क्या करना चाह रहा हूं, मैं इसमें भी चेंज करना चाह रहा हूं, ठीक है, इसको भी चेंज लेना चाह रहा हूं। तो जरा देखो क्या करता हूं, एक काम करता हूं, इसमें कैपिटल डेल्टा लेता हूं सब तरफ, है ना, उधर कर लेंगे। अब कैपिटल डेल्टा लेता हूं तो मैं यहाँ ΔS कर दूंगा माइनस में, तो यहाँ पर भी क्या होगा, d/ΔG/ΔT एट कांस्टेंट P। सही। तो ये जो डेल्टा जो दिख रहा था आपको, ΔG दिखाई दे रहा था, उसमें हमने कैपिटल डेल्टा में ये सब चेंज लिया है। तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसके जगह में ये पूरा उसको पुट कर दूँ, तो इक्वेशन जो 1 होगा वो कैसे हो जाएगा, हेंस फ्रॉम इक्वेशन 1 ΔG = ΔH - T, और इसके जगह में पूरा ये पुट कर दूँ तो क्या होगा, देखो जरा, -S के बराबर होता है ना, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। आपको नहीं समझ आ रहा तो आपको अलग से पुट करके सॉल्व कर लेना। मैं यहाँ एक जंप कर रहा हूँ, कैसे, ये -S है तो माइनस यहाँ रखो, तो माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। तो देखो प्लस, और यहाँ T बचेगा, ये T रहने दो, और ये पूरा का पूरा यहाँ ΔG/ΔT एट कांस्टेंट P। इसके जगह किसके जगह रखा, -S के जगह रखा। तो ये जो आया एक समीकरण, इसे ही गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का प्रथम रूप बोलते हैं। गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण का प्रथम रूप, और उधर जो आएगा वो द्वितीय रूप, है ना। कैसे? सेम है। अब यहाँ पर आप लोग क्या करना है, कैपिटल डेल्टा ले लेना, तो आसानी होता है समझाने में। ये लीजिए, ठीक है। अब इसी एक्सप्रेशन से क्या होगा उसको देखते हैं। क्या होगा भाई, जरा देखें। तो A, चूंकि ΔA में चेंज किसके रेस्पेक्ट में, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में। कांस्टेंट कौन है, वॉल्यूम कांस्टेंट है, और टेम्परेचर कहाँ है, यहाँ। टेम्परेचर के अगेंस्ट गए तो क्या हो गया, एंट्रोपी, है ना। इसी तरह मैं क्या बोल दिया भाई, इसमें हम ΔA में चेंज देखेंगे ΔT के रेस्पेक्ट में कांस्टेंट V पर, तो ये -ΔS के बराबर होगा। फिर से पुट करिए, इक्वेशन नंबर 1 से क्या हो जाएगा, ΔA = ΔU, माइनस का प्लस हो जाएगा T ΔA/ΔT होगा, ये ऐसा।
और ये जो समीकरण है वो समीकरण क्या है, इसका दूसरा रूट। तो करना कुछ नहीं है, केवल एंट्रोपी को रिप्लेस कर दो। ये एकदम इजी वे में बताया हूँ, इसे थोड़ा सा लंबे में जाओ तो बुक में भी किया हुआ है, तो मैं बोलता हूँ इतना ही लिखो और ज़्यादा लिखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर है। अच्छा, इसका क्या एप्लीकेशन है, इसका उपयोग क्या है? तो उपयोग अब दोनों तरफ में लेके इसी तरफ का एक उपयोग बता देता हूँ। इसका नोट कर लीजिए, पहले ये गिब्स हेल्महोल्ट्ज समीकरण कहलाता है, इसका उपयोग क्या है वो मैं बता देता हूँ आपको। देखेंगे इसका एक अनुप्रयोग, ये मैंने एक सेट कर लिया हुआ है, यही मुख्य है। अब यहाँ देखें अनुप्रयोग कैसे, तो अनुप्रयोग कैसे करते हैं देख रहे हैं। एक सेल का ईएमएफ निकाल सकते हैं, मैं आपको याद दिलाता हूँ। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में डेल्टा जी इक्वल टू होता है माइनस एन एफ ई सेल। सेल का ईएमएफ फैराडे कांस्टेंट और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसके तीनों को माइनस के साइन के साथ मिला दो तो ये डेल्टा जी किसका, सेल के लिए होता है। ये इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के लिए होता है। ठीक है, तो सेल के लिए ये होता है। अब इसको मैं यहाँ पर पुट करता हूँ तो क्या होगा, डेल्टा जी, इसलिए डेल्टा जी इक्वल टू डेल्टा एच प्लस टी, है ना। यहाँ से देखें डी और इसके जगह पूरा एन एफ ई सेल, एन एफ ई सेल ऐसा, और अपॉन डी टी, और ये पूरा कांस्टेंट इस तरह से लेना पड़ेगा। फिर उसके बाद डेल्टा एच प्लस टी। अब यहाँ जो कांस्टेंट है, एन कांस्टेंट है, एफ कांस्टेंट है, बाहर निकालो, माइनस साइन भी बाहर निकालो, तो यहाँ पर सामने फिर माइनस आ जाएगा, माइनस एन एफ टी को बाद में लिख देता हूँ, एन एफ टी हो गया। ओके, अब यहाँ से क्या बचा, डेल्टा ई सेल, डेल ई सेल अपॉन डी डेल टी और एक कांस्टेंट पी। ये डेल्टा जी, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के चैप्टर को बहुत सपोर्ट करता है। ये वाला जो इक्वेशन है इसको क्या बोलते हैं, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल बोलते हैं। ये जो डेल्टा टी सेल अपॉन डी टी एक कांस्टेंट पी है ना, इसको टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल कहा जाता है ना, या हिंदी में ताप गुणांक कहा जाता है सेल का। तो ये क्या होता है, ताप के साथ ईएमएफ का बदलाव को बताता है। तो उससे जरिए हम लोग एंथैल्पी चेंज, फ्री एनर्जी चेंज को इस तरह से निकाल सकते हैं। तो ये मुख्य उपयोग है इसका कि आप नीचे क्या लिख सकते हैं इसके। अतः हम किसी भी विद्युत रासायनिक सेल के ईएमएफ के जरिए या ताप के साथ ईएमएफ परिवर्तन के जरिए उस सेल का मुक्त ऊर्जा परिवर्तन एंथैल्पी ये का कैलकुलेशन कर सकते हैं। और ये निकल गया तो एंट्रोपी भी कर सकते हैं, एंट्रोपी में भी क्या दिक्कत है। तो यहाँ पर वही सवाल उठता है, हाँ एंट्रोपी कोई चाहता हो, सेल की एंट्रोपी, तो क्या हो जाएगा, एन एफ टी, है ना, एन एफ टी और डेल ई सेल अपॉन डेल टी एट कांस्टेंट प्रेशर। अब देखो ये टी डेल एस का इतना वैल्यू होता है, तो टी को हटा दो तो ये हो जाएगा एंट्रोपी, टी हटाना पड़ेगा ना, तब ये एंट्रोपी ऑफ दी सेल हो जाएगा। क्यों टी हटाना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पूरा टी डेल एस का वैल्यू है, तो टी को टी से काट दो तो डेल एस का वैल्यू इतना हो जाएगा। तो ये एक आंसर हो जाता है, एंट्रोपी ऑफ द सेल, फ्री एनर्जी ऑफ द सेल, एंथैल्पी ऑफ द सेल, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ द सेल, इन सब की गणना हो सकती है इस फॉर्मूला से। ये इसका कहना है। ओके, नोट करें भी इसको। एक होता है मैक्सवेल रिलेशन, मैं बताने वाला हूं किसको, उसको समझेंगे कि इसको बोलते हैं मैक्सवेल रिलेशन। बोल्ट्जमान मैक्सवेल भी बोलते हैं कुछ बार, कई जगह मैक्सवेल रिलेशन, ये ध्यान देंगे, है ना। हिंदी में मैक्सवेल संबंध लिख सकते हो। मैक्सवेल संबंध क्या है उसको समझते हैं। मैं बहुत शॉर्ट में बताऊंगा और बहुत इजी वे में बताऊंगा, आपको केवल संबंध कितने प्रकार के होते हैं वो याद करना है। इसके लिए एक स्क्वायर याद रखेंगे, ये भी स्क्वायर हायर क्लासेस में रहता है, आपके में नहीं है, पर मैं आपको इस स्क्वायर के जरिए ही समझाऊंगा। एक स्क्वायर बनाएंगे, इसको बोलते हैं बोल्ट्जमान मैक्सवेल स्क्वायर, किसमें, थर्मोडायनेमिक्स में। ठीक है, ये एस एच, हाँ इसको ऐसे याद करना, और ऐसे मैं बता देता हूँ तरीका कि इसको आप ऐसे याद कर सकते हो, सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल स्टेटमेंट, है ना, ऐसे याद कर सकते हो। सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल स्टेटमेंट। स्टेटमेंट एस को 2 बार बोला हूँ, कोई बात नहीं, रिपीट हुआ है तो वहीं पर पहुँच गई, पता चला। एस से शुरू करके एस में चलना है,
तो सत्य है प्रकाश, गलत तो अंधकार, वेरी यूजफुल, ऐसा याद करने का एक तरीका बस है। और एस फॉर सत्य होता है ऐसे नहीं, एस फॉर एंट्रोपी होता है, एच फॉर एंथैल्पी, प्रेशर, गिब्स फ्री एनर्जी, टेम्परेचर, हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, इस तरह से। अब देखो मैक्सवेल रिलेशन कैसे निकलता है। फर्स्ट टाइप के ऐसे लिख देना आप, निम्न प्रकार के रिलेशन होते हैं। सबसे पहला रिलेशन, जैसे बीच का कोई क्वांटिटी उठाओ, उसमें चेंज लो डेल्टा जी, ठीक है। और एक्चुअल में ये किस किस पर डिपेंड करेगा, इन दोनों अपने आजू बाजू के फैक्टर पर डिपेंड करेगा। और कैसे डिपेंड करेगा वो देखना, उस पर डिपेंड करेगा। तो डेल्टा टी लिख देंगे एक बार डेल्टा पी लिख देंगे, डेल्टा टी और डेल्टा पी। टी के अगेंस्ट कौन है एस, एस को सामने मल्टीप्लाई किए। पी के अगेंस्ट कौन है वी, वी को सामने मल्टीप्लाई किए। अब देखो यहाँ से जब ऐसे जी से होते हुए टी की से होते हुए जब एस में गए तो उल्टा चले एरो के, तो यहाँ पर माइनस। और यहाँ देखो इससे सीधा गया तो इसको सीधा गया तो यहाँ पर प्लस। तो इसको और अच्छा कैसे लिख सकते हैं, वी डी पी को पहले लिख दो, माइनस एस डी टी हो जाएगा, और ये डेल्टा जी हो गया। ऐसे ये पहला टाइप का संबंध है। अब वीडियो को पॉज कर लो, और जिनको समझ में आ गया है अब वो डेल्टा एच निकालो, डेल्टा ए निकालो, डेल्टा यू निकालो। पहला टाइप का संबंध हो गया हमारा, निकल सकता है। चलिए कोशिश करें, देखें कैसे निकल सकता है भाई। डेल्टा एच जिनको नहीं समझ में आया है वो और देखें, डेल एच कैसे किस किस पर डिपेंड करेगा, डेल्टा पी पर और डेल्टा एस पर। तो देखो एक डेल्टा एस लिखता हूँ, इधर डेल्टा पी लिखता हूँ। एस के अगेंस्ट टी, तो टी डेल एस हो जाएगा, यहाँ पर टी डेल एस होगा ना, यहाँ एस डी टी, यहाँ टी डेल एस होगा, ठीक है, टी डेल एस हो जाएगा। और यहाँ से पी से चल जाते हैं वी, वी डी पी हो जाएगा। देखो अब दोनों एरो के साथ चल रहे हैं तो यहाँ भी प्लस और यहाँ भी प्लस, हो गया संबंध। बिल्कुल वैसे ही एक किस पर डिपेंड करता है, वी और टी पर। तो आप क्या करिए, डी वी कर दीजिए और डी टी कर दीजिए, डी वी और डी टी कर दीजिए। अब देखो वी के अगेंस्ट पी है, टी के अगेंस्ट एस है, और दोनों एरो के उल्टा है, माइनस माइनस, एरो के उल्टा तो माइनस। ऐसा आप संबंध निकाल सकते हो इजी वे में ना, ये डिराइव करके भी निकाल सकते हैं, विदाउट डेरिवेशन निकाल सकते हैं। तो मैं विदाउट डेरिवेशन बता रहा हूँ, अपने को संबंध बस बताना है। फिर उसके बाद देखो डेल्टा यू किस किस पर डिपेंड करेगा, एस और वी पर। तो यहाँ डेल्टा एस और यहाँ डेल्टा वी कर देता हूँ, किसी को आगे पीछे लिखो कुछ फर्क नहीं पड़ता। अब एस देखो, एस के अगेंस्ट कौन है टी, वी के अगेंस्ट कौन है पी। और फिर दूसरी बात करूँ तो एस से टी जाए तो प्लस एरो के साथ, वी से पी जाए तो एरो के उल्टा माइनस। ये इस तरह से ये फर्स्ट टाइम का जो मैक्सवेल रिलेशन है वो निकल गया है। अब इसी को रिलेशन को कई बार हम लोग मॉडिफाई करते हैं। कैसे मॉडिफाई करते हैं भाई, तो वो भी बता देते हैं, है ना। तो दूसरे तरह के रिलेशन के लिए देखेंगे, देखिए दूसरे टाइप का रिलेशन मैं कोई भी एक लेता हूँ। सपोज करो इसको लिया, या डेल्टा जी शुरू करो, आपकी मर्जी, इसको लिए चलो। डेल्टा यू है ना, इसमें चेंज किसके रेस्पेक्ट में, डेल्टा वी के रेस्पेक्ट में। दूसरा कांस्टेंट किसको ले लिए, एस को, क्योंकि देखो यू जो है वो एस और वी पर डिपेंड करेगा। तो वी के रेस्पेक्ट में लिया तो एस को क्या लेना पड़ेगा, कांस्टेंट। और ये जो होता है, अब यहाँ देखो यू और वी के रेस्पेक्ट में जिसके रेस्पेक्ट हम चेंज किए उसके अगेंस्ट देखो वैल्यू, वही उसका आंसर होता है पी। और साइन क्या है, एरो के उल्टा मतलब माइनस। इजी वे में डेल्टा यू अपॉन वी, यू अपॉन वी एट कांस्टेंट एस। तो वी के अगेंस्ट चलो पी, और एरो के उल्टा तो माइनस पी, है ना। कोई भी कर सकते हैं आप। सपोज करो इसी को उल्टा करते हैं, डेल्टा यू को हम डेल्टा एस के रेस्पेक्ट में देखते हैं, कांस्टेंट वी कर देते हैं। देखो यू को एस के रेस्पेक्ट में देखे और कांस्टेंट वी कर दिए, तो एस के अगेंस्ट कौन है टी, और ये एरो के साथ इसलिए प्लस टी पर आएगा। अरे और भी एग्जांपल है अपने पास, डेल्टा एच का ले लो। डेल्टा एच को हमने डेल्टा पी के रेस्पेक्ट में चेंज किया और एस एंट्रोपी को कांस्टेंट कर लिया। देखो एच को पी के रेस्पेक्ट में चेंज किया, एंट्रोपी कांस्टेंट, पी के उल्टा कौन वी, तो ये और एरो के साथ तो प्लस वी। कर सकते हैं ऐसा, कोई भी डाटा को। तो ये इतना शॉर्टकट है कि बहुत काम का, इसलिए स्क्वायर को बहुत काम का चीज मानता हूं मैं। और भी कैसे देखें, डेल्टा एच अपॉन डेल्टा एस, एच अपॉन एस एट कांस्टेंट पी। अब देखें कि एस के अगेंस्ट कौन है टी, तो और एरो के साथ तो प्लस टी, है ना भाई। तो ऐसा कोई भी कर सकते हैं, बहुत इजी है, बहुत ज़्यादा इजी है, ऐसा समझ लो। उधर देख लें, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा टी एट कांस्टेंट पी, जी टी पी किया हूँ तो टी के अगेंस्ट चलो एस माइनस एस,
पीछे यूज़ किए हैं इसी को। और देखें डेल्टा जी अपॉन ऊपर डेल्टा पी के रेस्पेक्ट में, और टी को कांस्टेंट मान लिया, डेल्टा जी पी टी कांस्टेंट, तो पी के अगेंस्ट वी, ये देखें वी। तो मैंने इतना सारा बता दिया है, आप इसका वी का ए का भी कर लेना उसी सेंस में। तो ये दूसरे टाइप के रिलेशन हो गए। एक टाइप और बताता हूँ, ठीक है। हाँ, तीसरा रिलेशन देखें। तीसरा टाइप रिलेशन बहुत इजी है। अगर मैं ऐसे चलता हूँ एक में, तो दूसरे में ऐसे चल के दोनों को इक्वल रख सकते हो। कैसे? देखो डेल्टा एस, कॉर्नर पहुँच जाओ, डेल्टा वी, अगले कॉर्नर पहुँच जाओ, एट कांस्टेंट टी, एस वी टी, कॉर्नर कॉर्नर। तो इसके जो इक्वल होगा वो कैसे होगा उसको देखो। इसके इक्वल होगा वो ऐसे, पी टी वी डेल पी विद रिस्पेक्ट टू डेल टी एट कांस्टेंट वी। अब एरो की साइन की बात आती है, एस वी टी और पी टी वी ऐसे दोनों इक्वल कर दिए। अब एरो को देखो, साइन को देखो, एस से जब टी गए तो एरो के साथ सामने प्लस लगा दो, पी के साथ जब टी होते हुए वी गए तो एरो के साथ सामने प्लस, ऐसे एक झटके में। कोई दूसरा करते हैं, चलो कोई दूसरा, सपोज, हाँ कहाँ गया एक आध, आपकी मर्जी कोई भी उठा लीजिए आप। ये कॉर्नर कॉर्नर का रिलेशन है। सपोज वी उठा लीजिए, सपोज डेल्टा वी डेल्टा टी और एट कांस्टेंट पी। देखो वी टी पी, तो वी के अगेंस्ट कौन है? एस, तो डेल्टा एस, उल्टा चलो डेल्टा वी और फिर नीचे आओ डेल्टा टी। देखो वी टी पी चले एरो के उल्टा, तो ये माइनस, फिर देखो एस पी टी चले एरो के साथ साथ, तो यहाँ पे प्लस। ये और एक रिलेशन हो गया, ठीक है। तो हम ऐसे क्वेश्चन सॉल्व, ऐसे रिलेशन को बता सकते हैं मैक्सवेल रिलेशन में, काम आएगा तो हमने को समझना भी है, ठीक है। देखिए पीछे जो हमने मैक्सवेल रिलेशन जो पढ़ा उसको मैथ्स वाले फर्स्ट रिलेशन को यूज़ करके सॉल्व करके निकालना, बायो वाले याद कर लेना भाई, जैसे मैं बताया हूँ। दूसरा अब आता है टॉपिक कि प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता की कंडीशन क्या क्या है। प्रक्रम की स्वतः प्रवर्तिता की कंडीशन क्या क्या है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के कैसे पता लगाएं, उसके लिए कुछ कंडीशन है क्या। तो मैं यहाँ पर सारे कंडीशन को डिस्कस करने वाला हूँ, हालांकि ट्रिकी वे में डिस्कस करूँगा, और जो ट्रिकी वे से काम नहीं होगा उसी को मैं डिराइव करके बताऊँगा, बाकी हम ट्रिकी वे में डिस्कस करेंगे। देखिए क्या होता है, पहले तो स्वतः प्रवर्तिता क्या होता है उसको समझें। स्वतः प्रवर्तिता मतलब ऑटोमेटिक होने वाला, ऐसा कोई प्रक्रम जिसमें हमको बाह्य बल लगाना ना पड़े, वो ऑटोमेटिक अपने आप हो जाए, स्वतः प्रवर्तिता है। जैसे क्या, जैसे पानी यहाँ पर धूप में रख दो, गर्म हो रहा है, स्वतः है, हमको कोई ताकत लगाना नहीं पड़ रहा है। अब बोलेंगे पानी को रखने में ताकत, वो तो होगा भी, वो काम में नहीं आएगा, पानी को गर्म करने में थोड़ी ताकत लगा है। तो पानी को धूप में रख दिए, गर्म हो रहा है, वो स्वतः प्रवर्तिता है। गर्मी के दिन में गर्म वातावरण हो जाता है, स्वतः प्रवर्तिता है। ठंड के दिन में ठंडी वातावरण हो जाती है, स्वतः प्रवर्तिता है ना। जंग लगना स्वतः प्रक्रम है। हाँ, जंग लगने से बचाना हो तो हमको एफर्ट करना पड़ता है, जंग लगने में कोई एफर्ट नहीं करना पड़ता। तो ताकत वहाँ जहाँ बाह्य बल के बिना कोई काम ना हो वो स्वतः प्रक्रम नहीं हो सकता, और जो बिना बाह्य बल के काम हो जाए वो स्वतः प्रक्रम है। ऑटोमेटिक, सीधी बात है, अपने आप हो रहा है, वो स्वतः प्रक्रम है। तो स्वतः होने के लिए कंडीशन क्या क्या चाहिए वो हमको देखना है। तो यहाँ देखें, थर्मोडायनेमिक स्क्वायर हमको बहुत मदद करेगा, एकदम शॉर्ट में ये सारी कंडीशन को हमको बता देता है कि ये स्वतः प्रवर्तिता की कंडीशन क्या है। हाँ देखें, पहले मैं बीच बीच के क्वांटिटी पर आता हूँ। जैसे पहला कंडीशन नंबर 1, डेल्टा यू, बीच के क्वांटिटी में डेल्टा यू पर आऊँगा, डेल्टा एच पर आऊँगा, डेल्टा जी पर आऊँगा, डेल्टा ए पर आऊँगा, ठीक है। तो डेल्टा जो यू है वो जब v और s किनारे किनारे देखो v और s पर डिपेंडेंट होता है, तो एस वी कांस्टेंट हो तो लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए स्वतः प्रवर्तिता के लिए। बताऊं ये कंडीशन बताऊं तो ये दो क्यों साइन लिया हूं उसको भी थोड़ी देर में डिस्कस करूंगा। पहले आप ये समझिए, डेल्टा s किस किस पर डिपेंडेंट है, s और p पर डिपेंडेंट है। इट इज द फंक्शन ऑफ s एंड p। तो s p ये लेस और इक्वल टू क्या होना चाहिए, अगेन 0। फिर डेल्टा जी की बात कर लेता हूँ। डेल्टा जी किस किस पर डिपेंडेंट है, टेम्परेचर और प्रेशर पे। तो ये T, P ये लेस और इक्वल टू होता है 0 के।
फिर उसी तरह डेल्टा ए किस पर डिपेंडेंट है, वी और टी पर। तो डेल्टा ए को यहाँ लिख देता हूँ कांस्टेंट वी और कांस्टेंट टेम्परेचर पर लेस और इक्वल टू 0 होना चाहिए। अब यहाँ से ये समझिए, ये है स्पॉन्टेनिटी के क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनिटी, लेकिन इसमें दो हिस्सा है, एक प्लस इक्वल का है, एक लेस का है। लेस मतलब नेगेटिव। तो यहाँ देखो ये इक्वल साइन फॉर आइडियल गैस है, आइडियल गैस के लिए इक्वल होना चाहिए, लेकिन जो रियल गैस है, फॉर रियल गैस ये क्या होना चाहिए, लेस देन 1 होना चाहिए। ये लीजिए, ये मुख्य क्राइटेरिया हो गया। दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 क्राइटेरिया लिख दिए। एक 5वां लिखता हूँ। जो एंट्रोपी चेंज है, एंट्रोपी देखो दोनों तरह आता है, ये चर राशि की तरह भी बिहेव कर रहा है और एक क्वांटिटी की तरह भी बिहेव कर रहा है। तो एंट्रोपी जो वैल्यू है ना, वो ग्रेटर और इक्वल टू 0 होता है, ये जस्ट उल्टा होता है। ये मेन क्राइटेरिया तो यही है, और एक्चुअल जाए तो देखा जाए तो एंट्रोपी। अब एंट्रोपी कैसे होता है भाई, तो हम लोग को इस रिलेशन से चलना पड़ता है ना, इस रिलेशन से चलना पड़ता है ना। अब समझना ये होता है कि हमको ये पता है कि डेल्टा एस टी डेल एस है ना, यहाँ से देखना, और टी डेल एस करेंगे और वीडीपी करते हैं, ऐसे चलोगे तो ये, ऐसे चलोगे तो ये, माइनस ऐसा, और ये डेल्टा यू होता है। और हम जानते हैं क्राइटेरिया के लिए क्या होना चाहिए, हमने ऐसा साइन देखा है स्पॉन्टेनिटी के लिए। तो अब मैं इसमें पी प्रेशर कांस्टेंट कर दूँ, प्रेशर कांस्टेंट कर दूंगा, प्रेशर कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा क्या, 0। तो क्या बचेगा, डेल्टा यू लेस और इक्वल टू टी डेल एस, है ना। अब फिर मैं टी डेल एस में देखो साइन इसको इधर भेज देता हूँ, डेल्टा यू विद रिस्पेक्ट टू टी, तो ये क्या बचेगा, डेल एस बचेगा। तो डेल एस क्या हो गया, अब ग्रेटर हो गया है, अब डेल एस क्या हो गया, ग्रेटर हो गया। अब यहाँ से देख लेना कि हम इधर 0 रखेंगे तो 0 से ग्रेटर दिखेगा, क्योंकि डेल्टा यू में चेंज क्या है, 0 है आइडियल गैस के लिए जी, तो आइडियल गैस के लिए 0 हो जाएगा, और नहीं तो फिर वो 0 नहीं होगा, तो 0 से बड़ा दिखेगा। तो ये साइन बड़ा क्यों आया, तो वो इसलिए आया क्योंकि वो उल्टे साइड में पड़ता है, कौन, एंट्रोपी। तो इसको नहीं भी लिखेंगे चलेगा, ये डेरिवेशन को हम इतना ही याद रख सकते हैं, इतना याद रख सकते हैं कि केवल एंट्रोपी के साथ उल्टा साइन है और बाकी के साथ ऐसा साइन है, लेस वाला साइन है, एंट्रोपी के साथ ग्रेटर वाला साइन है। तो ये स्पॉन्टेनिटी की क्राइटेरिया है, 1 नंबर 2 नंबर का सवाल है, इसलिए ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है भाई, तो आज के क्लास में इतना रखिए, फिर हम अगले क्लास में उष्मागतिकी के तृतीय नियम पर चलेंगे। काफ़ी है आज के लिए।